अगर आपने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो ये लेसन खास कर आपके लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। आपको ये बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं और किस तरह हम पर्सनल प्रोनाउंस को डेली रूटीन में यूज़ करके इंग्लिश बोलचाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं और आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में बात करें, मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोनाउन क्या होता है तो आपके लिए आगे समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देख लेते हैं। वो अल्फाज जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, इनको प्रोनाउन कहा जाता है। यानी वो अल्फाज जिनको आप किसी ख़ास नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाए। आसम इज़ आ टीचर, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। आसम एक उस्ताद है। ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप किसी के बारे में 3-4 सेंटेंसेस में बात करना चाहते हैं, पहले सेंटेंस में आपने उस शख्स का नाम ले दिया, तो आगे आने वाले 3 सेंटेंसेस में आप उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहते, बल्कि आप उस नाउन की जगह पर कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं जो कि उसकी तरफ बात करने के लिए यूज़ हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आसिम नाउन को यूज़ किया और आगे आने वाले सेंटेंस में हमने आसम की जगह पर ये वाला वर्ड यूज़ किया है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। अगर आपके पास मेल होगा तो आप ही यूज़ करेंगे, फीमेल होगा तो यहाँ पर आप शी का वर्ड यूज़ करेंगे। दोस्तों, इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कि प्रोनाउन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा हम आपको डिटेल में बताते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, किस तरह आप प्रोनाउन को अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है आई। आई को आप अपने बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिसका माना होता है मैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इन तीनों वर्ड्स को अच्छे से समझ लें कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। नॉमिनेटिव केस होता है फ़ाइली हालत, यानी सब्जेक्ट क्या होगा। जैसा कि हमारे पास फ़ाइली हालत यहाँ पर आई है, जिसे आप अपने बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, और वाहिद शख्स यहाँ पर है, यानी आप सिर्फ सिंगल शख्स के लिए बात करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है आप। पोजेसिव केस ये होता है कि जिसमें आप मलकियत बताते हैं, यानी ऐसा प्रोनाउन जिसको आप यूज़ करके मलकियत बता सकेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस का माना होता है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी आप उस सब्जेक्ट को एज ए मफूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास होगा एज ए मफूल यूज़ करने के लिए। पोजेसिव केस में हम मिल्कियत बताने के लिए कोई वर्ड यूज़ करेंगे। और नॉमिनेटिव केस का माना क्या होता है? फ़ाइल हालत, यानी सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमने आई सब्जेक्ट को लिया है। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। अगर आप इस सब्जेक्ट को मिल्कियत बताने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों, हमारे पास आ जाते हैं दो ये वाले वर्ड्स जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिल्कियत बताने के लिए। माइन या माई, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसका माना होता है मेरा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट इज़ माई कैट, वो मेरी बिल्ली है। तो यहाँ पर आप माई को यूज़ करके अपनी मिल्कियत के बारे में बता रहे हैं। या अगर आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा उल्ट कर दें, आप ये कह दें कि दैट कैट इज़ माइन, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि वो बिल्ली मेरी है। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक चीज़ आप समझ लें। अगर तो हम यूज़ करेंगे माई को, तो फिर आप सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, दैट इज़ माई कैट, दैट इज़ माई बुक। लेकिन अगर आप माइन का वर्ड यूज़ करना चाहते हैं मिल्कियत बताने के लिए, तो आप माइन को सेंटेंस के आखिर में यूज़ करेंगे। तो सेंटेंसेस आप कुछ यूँ बनाएंगी, दैट कैट इज़ माइन, दैट हाउस इज़ माइन। तो इस तरह आप इस वर्ड को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ माई हाउस, दैट हाउस इज़ माइन, वो घर मेरा है। अगर आप इसकी जगह पे, यानी आप इस सब्जेक्ट को एज ए मफूल यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मी का वर्ड यूज़ करेंगे जिसका माना होता है मुझे, ठीक है। शी हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करती है। ही गिव्स मी,
वो मुझे देता है। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा दोस्तों, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटेंस के आखिर में यानी वर्ब के बाद हम यूज़ करेंगे, तो वो जो वर्ड होगा हमारे पास मफ़ूल के तौर पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर मी आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, एज ए मफ़ूल के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि सब्जेक्ट जो आई है उसको हम एज ए मफ़ूल तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसकी जगह पे हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो जिसे हम एज ए मफ़ूल के तौर पर यूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास आ गया मी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है वी, जिसका माना होता है हम, और इसे हम यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए हम इस सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। और ये भी ऐसे होता है जैसे हम अपने बारे में बात करने के लिए यूज़ करेंगे, हम किसी दूसरे शख्स के बारे में बात करने के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। वी ट्रैवल, हम सफ़र करते हैं। वी हेल्प पुअर पीपल, हम गरीबों की मदद करते हैं। अगर आप पोजेसिव केस में वी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यानी मिल्कियत बताने के लिए हम आवर का वर्ड यूज़ करेंगे, जिसका माना होता है हमारा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ आवर कार, ये हमारी कार है। दैट इज़ आवर डॉग, वो हमारा कुत्ता है। तो पोजेसिव केस में आप इसकी जगह पे आवर का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप वी को यानी वी सब्जेक्ट को एज ए मफूल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास वर्ड होगा एस, जिसका माना होता है हमें। अस को आप क्या यूज़ करेंगे, एज ए मफूल के तौर पर यूज़ करेंगे। जैसा कि ही नीड्स अस, उसे हमारी ज़रूरत है। शी हेल्प्स अस, वो हमारी मदद करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मफूल हमेशा सेंटेंस के आखिर में होगा, वर्ब के बाद होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा मफूलियत के लिए। तो वही सब्जेक्ट को अगर आप एज ए मफूल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप अस का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप मलकियत बताने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप आवर का वर्ड यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो दोस्तों आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है यू, जिसका माना होता है तुम। यानी आगे वाले शख्स से बात करने के लिए हम जो वर्ड यानी जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो है यू। यहाँ पर आपने देखना है कि हम इसे वाहिद और जमा दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। टीचर आके क्लास में एंटर होता है तो उसके बाद वो कौन सा सेंटेंस यूज़ करता है, हाउ आर यू। वो हर एक से अलग अलग सवाल नहीं करता, हर एक की अलग अलग तबीयत नहीं पूछता, वो क्या कहता है, हाउ आर यू। तो यहाँ पर वो पूरी क्लास को मुखातिब करके कह रहा है कि तुम सब कैसे हो। तो दोस्तों यू को आप वाहिद और जमा दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यू टॉक टू हिम, तुम उससे बात करते हो। यू ईट मील, तुम खाना खाते हो। मिल्कियत बताने के लिए हम यू की जगह पे यूअर का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं पोजेसिव केस। तो यू हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर आप इसको मिल्कियत बताने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, आप यूअर का वर्ड यूज़ करेंगे, जिसका माना होता है तुम्हारा। दिस इज़ योर बैग, ये तुम्हारा बस्ता है। दैट इज़ योर लैंड, वो तुम्हारी ज़मीन है। तो मिल्कियत बताने के लिए हम योर का वर्ड यूज़ करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सब्जेक्ट को एज ए मफूल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास वर्ड आएगा यू, ना कि यूअर। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू। अगर आप इसे एज ए मफूल यूज़ करना चाहते हैं तो ये हमारे पास होगा यू। ठीक है, यूअर नहीं होगा। जैसा कि ही लाइक्स यू, यहाँ पर यू अब आपके पास क्या आ जाएगा, एज एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही बीट्स यू, वो तुम्हें मारता है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट की जगह पर यानी यू को एज ए मफूल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यू का वर्ड यूज़ करेंगे। ये आपके पास ये वाला प्रोनाउन आ जाएगा यू। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है दे, जिसका माना होता है वो सब। यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए आप दे सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। दे ड्रिंक टी, वो चाय पीते हैं। दे यूज़ फ़ोन, वो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट को यूज़ करके मिल्कियत बताना चाहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पोजेसिव केस कहते हैं, तो आप दो प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला देयर, नंबर टू देयर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था माइन और माई, इसी तरह आप दे को अगर आप मिल्कियत बताने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे देयर और देयर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि देयर कार इज़ रेड, उनकी कार सुर्ख है। या दिस इज़ देयर्स हाउस, या देयर्स हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो इस तरह आप इसको यूज़ करके एग्जाम्पल बना सकते हैं। देयर बुक इज़ नाइस, उनकी किताब उम्दा है। देयर्स बुक इज़ नाइस,
तो इसी तरह आप इन दो वर्ड्स को यूज़ करके आप मिल्कियत बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अगर आप दे को एज ए मफूल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे देम। देम का माना क्या होता है? उनका, ठीक है। शी लाइक्स देम, वो उनको पसंद करती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई सॉ देम, मैंने उनको देखा। देम आपके पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो दे को अगर आप एज ए मफूल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप देम का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप मलकियत बताने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप देयर्स या देयर का वर्ड यूज़ करेंगे। दोस्तों आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है ही, जिसे आप एक लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी इसे हम क्या कहते हैं? वाहिद। ही का माना क्या होता है? वो एक लड़का जो कि हाजिर नहीं होता। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। अगर आप ही को यूज़ करके मिल्कियत बताना चाहते हैं, पोजेसिव केस में हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है हिज, ठीक है। तो हिज को आप मिल्कियत बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसका माना होता है उसका। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है। आई लाइक हिज वॉच, मैं उसकी घड़ी पसंद करता हूँ। अगर आप इसको एज ए मफूल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे हिम, जिसका माना होता है उसे। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे हिम। अगर आप मिल्कियत बताना चाहते हैं तो आप हिज का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। दोस्तों आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है शी, वो एक लड़की। नॉमिनेटिव केस क्या होगा? वो एक लड़की। इसे आप एक लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। शी इज़ इंटेलिजेंट, वो ज़हीन है। अगर आप मिल्कियत बताना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को यूज़ करके तो आप हर का वर्ड यूज़ करेंगे, जिसका माना होता है उसका। हर कैट इज़ नाइस, उसकी बिल्ली, ठीक है। तो कैट उसकी मिल्कियत है। हर कैट इज़ नाइस, उसकी बिल्ली उम्दा है। दैट इज़ हर रूम, अब रूम उसकी मिल्कियत है, तो हर का वर्ड यूज़ करके हम उसकी मिल्कियत बता रहे हैं, वो उसका कमरा है। अगर आप इस सब्जेक्ट को यूज़ करके मफूल बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे यूज़ करेंगे हर, ठीक है। कोई तब्दीली नहीं होगी। यहाँ पर हम हर को मिल्कियत बताने के लिए भी यूज़ करेंगे, और अगर आप इसी सब्जेक्ट को यूज़ करके मिल्कियत मफूलियत बताना चाहते हैं तो आप हर का वर्ड ही यूज़ करेंगे, जिसका माना होता है उसे। आई मेट हर, मैं उससे मिला। शी हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की। राइट दोस्तों, हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है इट, जिसका माना होता है ये। इट सब्जेक्ट को आप गैर जानदार चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, आप जानदार चीज़ों के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। इट इज़ ए नाइस कार, ये एक उम्दा कार है। अगर आप इस सब्जेक्ट को यूज़ करके मिल्कियत बताना चाहते हैं तो आप इट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। मिल्कियत बताने के लिए आप इट्स को यूज़ करेंगे, जिसका माना होता है इसका। जैसा कि इट्स कलर इज़ पेल, इसका रंग फीका है। इट्स टेल इज़ रेड, इसकी दुम सुर्ख है। अगर आप इसी सब्जेक्ट को यूज़ करके आप मफूल बनाना चाहते हैं तो हमारे पास जो प्रोनाउन होगा वो होगा इट, जिसका माना होता है इसे। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। शी बॉट इट, उसने ये ख़रीदा। दोस्तों यहाँ पर हमने इट्स को यूज़ किया। हमारे पास एक और भी वर्ड है जिसको हम लिखते हैं इट्स, तो उस वक़्त हमारे पास हम इसको ऐसे लिखते हैं आई टी, यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं इट्स, जिसका माना होता है इट इज़। तो यहाँ पर हम इसको उसका जो हम एब्रीवेशन है वो यूज़ करते हैं इट्स, और हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट होगा। और ये वाला जो वर्ड है ये है हमारे पास इट्स, जिसमें हम कोई अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते, इसको हम मिल्कियत बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो ये लेसन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस लेसन को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, इनको बेहतर तौर पर समझें। अगर आप मज़ीद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस सबक के सेंटेंसेस भी बनाकर नीचे कमेंट में सेंड कर सकते हैं। लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।